अभी हमने इसके पहले इवोल्यूशन देखा था, बट ये इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है कि इवोल्यूशन सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो इवोल्यूशन हुआ है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, तो वो एविडेंसेस हम अभी वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमको ये देखना है कि आप देख सकते हो, ये नीचे अभी यहाँ पे हमने इमेज दी हुई है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि डॉग, फाइन, शीप और फॉक्स, इनमें सब में माउथ का स्ट्रक्चर जो है, उसमें पोजीशन जो है आइज़ की, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, और उसके बाद उनके ईयर के पिने, और ये थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स जो है उनके बॉडी पे, ये सब हमको ये शो करता है कि एनिमल्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। और फिर अगर ये तो हो गया कि एनिमल्स के भी एक ही कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, क्योंकि उनमें जो नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, आई और उनके ईयर्स, ये सारा शो करते हैं कि उनके कॉमन कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। और ये हो गया एनिमल्स के बारे में। अभी अगर हमने देखा कि प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में आपको दिखाई देगा कि लीव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि लीव्स का शेप, मैंगो की लीव्स का शेप, चीकू के लीव्स का शेप अगर आप देखोगे, या गावा के लीव्स का शेप आप देखोगे, तो उसमें सब में आपको लीफ का वेनिएशन जो है, वेनिएशन मतलब आपको पता होगा कि पैरेलल वेनिएशन रहता है, उसके बाद रेक्टिकुलम रहता है। तो पैरेलल में क्या रहता है, जैसे मैंगो ट्री का जो लीफ रहता है उसमें दोनों साइड्स में पैरेलल वेनिएशन रहता है, तो उसको हम लोग वेनिएशन बोलते हैं। तो लीफ, पेटियोल, ये जो सारी चीज़ें होती है प्लांट्स में, वो इंडिकेट करती है कि इसमें जो सिमिलैरिटीज़ है ये ग्रुप में, ये प्रूफ कर रहा है कि इनका जो ओरिजिन है वो सेम होगा, और इन सब का मतलब एनिमल्स और प्लांट्स का जो एंसेस्टर्स है वो क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर्स होगा। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, तो उससे पता चल रहा है, वो एक एविडेंस है हमारे पास कि एनिमल्स और प्लांट्स के क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा एविडेंस है वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस में अगर हमने यहाँ पे ये पिक्चर को देखा केयरफुली, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल और पैटागम ऑफ बैट, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, जबकि सबका यूज़ तो एक ही हो रहा है। जैसे भी हम हैंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, ऑक्स का जो फोरलेग है वो भी वो सेम थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग हैंड का यूज़ करते हैं। बाकी वेल का जो फ्लिप है, उसके बाद पैटागम ऑफ बैट, ये सब का यूज़ तो सिमिलर है, बट स्ट्रक्चर जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स। आपको दिख रहा होगा बोन्स और बोनी जॉइंट्स में उनके बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और ये सिमिलैरिटीज़ हमको ये शो कर रही है कि एनिमल्स के भी कोई ना कोई जो एंसेस्टर्स हैं, वो एंसेस्टर्स जो है एनिमल के वो भी कॉमन होंगे। ये हमको बता रहा है एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस जो है, एनाटॉमिकल बोन्स हम किससे, एनाटॉमिकल एविडेंस जो है वो हम लोग किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सच में ये इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स से। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स हमको शो कर रहा है कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस थे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये सारे एनिमल्स जो है उनके एंसेस्टर्स कॉमन है। तो नेक्स्ट एविडेंस है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स है जैसे कि अपेंडिक्स, विजडम टीथ, ईयर मसल्स, ठीक है, टेल बोन, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो ये क्या हो रहा है कि सडन जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ जैसे डीजेनरेटेड और अनडेवलप्ड अनलेस ऑर्गन्स जो रहते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स के, हम उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जो अंडर डेवलप्ड भी है और डीजेनरेटेड हो गए
उनको हम लोग बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा है कि सडन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है न्यू टिश्यूज़ का या न्यू ऑर्गन्स का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से सडनली न्यू टिश्यूज़ नहीं डेवलप हो सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स जो है, जैसे अभी ये अपेंडिक्स वगैरह, एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स जो है वो ग्रेजुअल चेंज होता है उसमें एक, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो यूज़ करता है कभी कभी वो ऑर्गन्स को। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन्स जो है वो यूज़ हो गए, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स यूज़ भी नहीं होते हैं वो। तो सेम स्ट्रक्चर जो रह गए अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते हैं, बॉडी के जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है वो डीजनरेट होते जाते हैं अंडर सच सिचुएशन। तो ये जो हम वो डीजनरेट हो रहा है, इट इज़ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इट टेक्स 1000 of years फॉर द स्ट्रक्चर टू डिसअपियर्स। अपने आप अचानक 6 महीने में, 1 साल में तो ये स्ट्रक्चर डिसअपियर नहीं होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है उसके लिए वो जैसे जैसे उनका यूज़ कम होते जाता है तो वैसे वो अपने आप धीरे धीरे उनका डिसअपियरेंस शुरू हो जाता है, या तो वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं, मतलब वो डिसअपियर होते हैं। सच ऑर्गन्स जो है जैसे कि हम देख सकते हैं एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि डिफरेंट फेजेस में उनका डिसअपियरेंस होते रहता है। तो such organ though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो अपेंडिक्स जो है ह्यूमन बॉडी में बहुत यूजलेस है, उसका कुछ काम नहीं है अपेंडिक्स का, बट वो यूज़फुल होता है रूमिनेंट्स में, ठीक है, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए। सिमिलरली जो मसल्स है ईयर पिना की, वो ह्यूमन बॉडी में कुछ काम नहीं है उसका ही, तो बट वो एनिमल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि मंकीज़, वो उनका ईयर पिना मूव करते रहते हैं, तो उनके लिए वो ईयर मसल्स जो है वो बहुत यूज़फुल है। और वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे कि टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स, ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, बट उसका कुछ इतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको एक जो नेक्स्ट एविडेंस जो है हमारा एवोल्यूशन का, वो ये भी है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो भी इवॉल्व होते डिजनरेट हो गए हैं जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक हमारा एविडेंस है। नेक्स्ट हमारा एविडेंस है इवोल्यूशन का पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स है वो या प्लांट्स है वो थे या नहीं थे, ये हमको किससे पता चलता है कि बहुत सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इसके वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे जो एनिमल्स थे जो पहले प्रेजेंट थे बहुत साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो, वो बरीड हो गए सॉइल के अंदर, ठीक है। तो वो बरीड होने के बाद जब इसकी स्टडी हुई तो कभी कभी अगर कोई चीज़ का अगर रिसर्च होता है या किसी चीज़ का एग्ज़ामिनेशन होता है तो उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे फॉसिल्स जो है एनिमल्स के वो सॉइल के अंदर मिलते हैं। तो ये जो फॉसिल्स है तो ये किसी रिमिनेंट का या इम्प्रेशन रहते किसी ऑर्गेनिज्म का, तो ये प्रिजर्व होते रहते हैं अंडरग्राउंड, क्योंकि वो जो है वो डेथ एनिमल्स और डेथ प्लांट्स होते हैं। तो वो डेड एनिमल और डेड प्लांट्स जो है वो वेरियस नेचुरल कलामिटीज़ के वजह से वो बरीड हो गए सॉइल के अंदर, तो उनका एविडेंस अभी भी है। तो ये जो एविडेंस है ये हमको फॉसिल्स के थ्रू पता चलता है। जैसे ही हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स को तो हमको पता चलता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो पहले भी प्रेजेंट थे, उनके फॉसिल्स से हमको वो पता चलता है। तो ये जो स्टडी है ये स्टडी कैसे होती है फॉसिल्स और फॉसिल्स की? तो फॉसिल्स की जो स्टडी है वो ऐसी होती है कि डेथ एनिमल्स और प्लांट्स जो रहते हैं
डेथ होने के बाद उनका कार्बन कंजम्पशन जो है, कार्बन का कंजम्पशन है, कार्बन का सिंबल होता है सी, कार्बन का कंजम्पशन है वो टोटली स्टॉप हो जाता है और उनमें डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होते रहती है। तो डिकेइंग प्रोसेस जो रहती है कंटिन्यूसली होते रहती है और डिकेइंग प्रोसेस में C14 है रिएक्टिव कार्बन के फॉर्म में रहता है। तो ये C14 कंटिन्यूसली डिके करते रहता है, मतलब C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द डिकेइंग प्रोसेस। तो इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, उनका रेशियो जो है चेंज होते रहता है। जैसे कि C14 और C12 का जो रेशियो रहता है उनका, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो हम ये जो C14 है रेडियो एक्टिव है और C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। तो C12 और C14 का रेशियो कैलकुलेट करके ये कार्बन है, ठीक है, तो C14 और C12 का हम लोग रेशियो कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि वो जो एनिमल या प्लांट है वो कितना पुराना था और वो कैसे कैसे आगे आगे फिर वो उसका डिकेइंग प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हमने कैलकुलेट की रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 और रेशियो लिया C14 और C12 का जो उनके डेड बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डेटिंग मेथड, जिसमें हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 और रेशियो ऑफ C14 एंड C12। सो ये जो मेथड है इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। ह्यूमन के जो फॉसिल्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि उसकी एज कितनी है, कितना पुराना वो फॉसिल है, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं। एक बार फॉसिल्स की हमको एज पता चल गई ये कार्बन डेटिंग के टेक्निक से, तो हमको वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स जो होता है उसमें हमको पता चलता है कि इनवर्टिब्रेट्स से कैसे वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो स्लोली ओरिजिनेट होते गए फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स से ही वर्टिब्रेट्स का क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कनेक्टिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक्स में हम देखेंगे कि कैसे कोई एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उन दोनों में, या प्लांट दोनों एनिमल्स और दोनों प्लांट में, वो रिलेट करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स को, हम उसको बोलेंगे कि कनेक्टिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल पेरीफेटस जो होता है, पेरीपेटस के कैरेक्टर्स जो है जैसे कि लाइक अ सेगमेंटेड बॉडी, उसमें थिन क्यूटिकल्स रहते हैं, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है उसमें, वो सिमिलरली दिस एनिमल शोज द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये जो पेरीपेटस होता है उसमें रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिमिलर्स होती है आर्थ्रोपोड्स में जो होती है। सिमिलरली वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहती है आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स में हमको इंसेक्ट्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स रहेंगे, तो उसमें और पेरीपेटस में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ रहती है। तो पेरीपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोड्स। एनालिडा में हमको जैसे अर्थवॉर्म, लीचेस, ये एनालिडा में रहते हैं। तो एनालिडा में और आर्थ्रोपोड्स में, एनालिडा मतलब कौन से हो गए हमारे सेगमेंटेड जो ये रहते हैं, अर्थवॉर्म है, उसके बाद लीचेस है, वो एनालिडा में आते हैं। आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स आते हैं। तो एनालिडा और आर्थ्रोपोड्स में जो कनेक्टिंग लिंक फॉर्म हो रही है इट इज़ ड्यू टू पेरीपेटस। तो पेरीपेटस की वजह से उनमें दोनों में बहुत मतलब जैसी सिमिलैरिटीज़ होती है। सिमिलरली जो डक्ट बिल्ड प्लैटिपस होते हैं वो एग्स ले करते हैं जस्ट लाइक अ रेप्टाइल्स, बट शोज रिलेशनशिप विद द मैमल्स।
ठीक है, क्योंकि उनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स होते हैं। और फिर जैसे कि देखते हैं हम लोग लंग्स फिश है, लंग फिश में रेस्पिरेशन जो होता है विद द लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। तो ये जो एग्जांपल्स है हमको ये इंडिकेट्स कर रहे हैं दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम द फिशेस। नेक्स्ट एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमको कैसे पता चला है कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो एम्ब्रियोज जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के मतलब एम्ब्रियोज दिए गए हैं, फिश के, सैलमंडर, टॉर्टॉइस, चिकन, पीक, काऊ, रैबिट, मैन। तो क्या हो रहा है कि सबकी जो फर्स्ट स्टेज है, सबका जो फर्स्ट स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो सेम ही है, नियर अबाउट, ठीक है। तो ऑल एम्ब्रियोज शोज द एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एंड दो सिमिलैरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे जैसे वो उनका डेवलपमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे उनकी सिमिलैरिटीज़ कम कम होती जा रही है। तो इनिशियल सिमिलैरिटीज़ जो है इनिशियल स्टेट में ये इंडिकेट कर रही है कि उनका कॉमन ओरिजिन है, सारे एनिमल्स का ओरिजिन कैसा है, कॉमन है। तो ये सारे हो गए हमारे इवोल्यूशन के एविडेंसेस कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके प्रूफ है। एविडेंसेस इज नथिंग बट व्हाट, प्रूफ कि इवोल्यूशन हुआ है। मिलियन ईयर्स से, बहुत सारा मिलियंस ईयर से जो इवोल्यूशन होते आ रहा है उसके ये सारे जो है एविडेंसेस है।